नमस्कार। जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए 5 जुलाई 2022 को कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू किए गए। इन नोटिफिकेशन के माध्यम से जीएसटी के रिफंड के प्रोविजंस में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक बदलाव कोविड-19 महामारी के दौरान यदि रिफंड फाइल करने की समय सीमा समाप्त हो रही हो तो उस समय अवधि को बढ़ाने से संबंधित है। वैसे तो कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए काफ़ी पीरियड लिमिटेशन में से निकाल दिया था, लेकिन एक डाउट यह था कि वह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वह रिफंड के मामलों में लागू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके संदर्भ में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिए थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह डिसीजन रिफंड के केसेस में भी लागू होगा। उसी चीज़ को अब इस नोटिफिकेशन 13/2022 सेंट्रल टैक्स 5 जुलाई 2022 के माध्यम से कानूनी समर्थन दे दिया गया है। इसमें यह लिखा गया है, एक्सक्लूड्स द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2020 टू द 28th डे ऑफ February 2022 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 और सेक्शन 55 ऑफ द सेड एक्ट। सेक्शन 54 और सेक्शन 55 उसके अंतर्गत जो भी रिफंड क्लेम फाइल किया जाता है उसकी समयावधि गिनने के लिए 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2020 के समय को एक्सक्लूड कर देना है, उसको निकाल देना है और उसके बाद में यह समयावधि गिननी है। तो यदि किसी टैक्स पेयर का रिफंड फाइल करना रह गया है और इस 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद में यदि अभी भी 2 वर्ष की समयावधि बचती हो तो अभी भी रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हैं। किसी ने देरी से रिफंड क्लेम फाइल किया हो और वह रिफंड लिमिटेशन के कारण से रिजेक्ट हो गया हो तो इस नोटिफिकेशन का सहारा लेते हुए उस रिफंड एप्लीकेशन को फिर से रिवाइव किया जा सकता है, अपील करके वहाँ पर भी इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लिया जा सकता है। सीजीएसटी रूल्स 2017 का रूल 89, जिसके अंतर्गत रिफंड क्लेम डिपार्टमेंट में फाइल किया जाता है, उस रूल्स के कुछ प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट किया गया है। ये रूल 89 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट, इसमें यह जो सेकंड प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट or a special economic zone developer, the application for refund shall be filed by the supplier of goods after such goods have been admitted in full in the special economic zone for authorized operation as endorsed by the specified officer of the zone. B. Supplier of service along with such evidence regarding receipt of service for authorized operation as endorsed by the specified officer of the zone. तो अब जो specified officer जो है उसको कहीं पर भी जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं किया था, लेकिन यदि हम देखें तो एसईजेड रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड ऑफिसर काफ़ी सीनियर ऑफिसर होता है, तो वो इस तरह से एंडोर्समेंट नहीं करता है। इसलिए अभी ये रूल 89 में एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल स्पेसिफाइड ऑफिसर मीन्स अ स्पेसिफाइड ऑफिसर और एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर एज डिफाइंड अंडर रूल 2 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006। या तो उसे स्पेसिफाइड ऑफिसर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर, उन दोनों को ही इस रूल के लिए स्पेसिफाइड ऑफिसर माना जाएगा। तो यदि हम एसईजेड के रूल्स देखें तो यह स्पेसिफाइड ऑफिसर है, उसे डिफाइन किया है स्पेसिफाइड ऑफिसर इन रिलेशन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स जॉइंट और डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स फॉर द टाइम बीइंग पोस्टेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, उसका अर्थ है ऑथोराइज्ड ऑफिसर मीन्स एन इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर or appraiser or superintendent of customs posted in the special economic zone and authorized by the specified officer
टू डिस्चार्ज एनी ऑफ हिज फंक्शन अंडर दीज रूल्स। तो नॉर्मली जो एंडोर्समेंट वगैरह किया जाता है वह ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर के द्वारा, जो कि स्पेसिफाइड ऑफिसर के द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं। तो अब यह एक्सप्लेनेशन एक ऐड कर दिया गया है। रूल 89 के सब रूल 4 के अंतर्गत लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत जो भी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स किया हो या सर्विस की हो और उसका एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेना हो, वह इस रूल के अंतर्गत लिया जाता है। कई बार जो गुड्स एक्सपोर्ट किए गए हैं उनका शिपिंग बिल के अंदर एफओबी वैल्यू अलग होता है और जीएसटी का जो इनवॉइस बनाया हो उसका वैल्यू अलग होता है। ऐसे केस में क्या किया जाए, तो उसके लिए पहले सर्कुलर के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया था। अब यह रूल 89 के सब रूल 4 के नीचे एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार जो एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में दर्शाई है वो, या जीएसटी का टैक्स इनवॉइस अथवा तो बिल ऑफ सप्लाई उसमें जो वैल्यू दर्शाई है, इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू हो उस कम वैल्यू को रिफंड के लिए कंसीडर करना है। जो बात अभी रूल के अंदर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इंसर्ट की गई है वह पहले यह सर्कुलर नंबर 37/11/2018 जीएसटी दिनांक 15 मार्च 2018 के अंदर बताई गई थी। इसमें यह जो पॉइंट 9 है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वैल्यू ऑफ जीएसटी इनवॉइस एंड शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इन दोनों वैल्यू में डिस्क्रिपेंसी होने के क्या रीजन हो सकते हैं, यह बताकर अंत में यही पॉइंट 9.1 पर यह बताया था, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द रिफंड क्लेम द वैल्यू ऑफ द गुड्स डिक्लेयर्ड इन द जीएसटी इनवॉइस एंड द वैल्यू इन द कॉरस्पॉन्डिंग शिपिंग बिल ऑब्लिक बिल ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एग्जामिन्ड एंड द लोअर ऑफ द टू वैल्यूज शुड बी सैंक्शनड एज रिफंड। यहाँ पर यही बात कही गई थी कि दोनों में से जो वैल्यू कम हो उस वैल्यू के आधार पर रिफंड देना चाहिए। ये पहले जो चीज सर्कुलर के माध्यम से बताई गई थी वह अब रूल के अंदर एक्सप्लेनेशन के रूप में इंसर्ट कर दी गई है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड रिफंड क्लेम रूल 89 के सब रूल 5 में फाइल किया जाता है। उसके लिए ये जो पहले फॉर्मूला प्रिस्क्राइब था उसमें अभी कुछ चेंज किया गया है। पहले यहाँ पर मैक्सिमम रिफंड क्लेम में टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर था, उसमें से माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना था। अभी ये जो माइनस वाली जो अमाउंट है उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड किया है, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी डिवाइडेड बाय आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है, लेकिन जो टैक्स पेयर इनपुट सर्विसेज का भी क्रेडिट लेते हैं उन्हें इसमें थोड़ा सा रिफंड अधिक मिलेगा, ऐसी संभावना है। रूल 89 के सब रूल 2 में फॉर्म जीएसटी RFD 01 के साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एविडेंसेस सबमिट करना है उसके बारे में बताया गया है। इसमें यह जो क्लॉज बी है यहाँ पर लास्ट में अदर देन इलेक्ट्रिसिटी कर दिया, यानी गुड्स के एक्सपोर्ट के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोर्ट के लिए लागू नहीं पड़ेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या एविडेंसेस देना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, वह ये एक क्लॉज BA यह एक नया इंसर्ट कर दिया है। इसके अनुसार स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड डेट ऑफ द एक्सपोर्ट इनवॉइस, डिटेल्स ऑफ एनर्जी एक्सपोर्टेड, टैरिफ पर यूनिट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर एग्रीमेंट, along with copy of statement of scheduled energy for exported electricity by generation plants issued by the regional power committee secretariat। तो ये जो डिटेल्स है एक्सपोर्ट इनवॉइस के साथ में, ये जो सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लॉज BA में बताई हुई है वह डिटेल देनी है। तो यह जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट है वह अब तक रिकॉग्नाइज नहीं था, लेकिन अब इस रूल में संशोधन होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपोर्ट पर भी रिफंड मिल सकेगा। रूल 96 के तहत जो रिफंड क्लेम फाइल किए जाते हैं, अर्थात जहां पर एक्सपोर्ट जीएसटी भरकर किया जाता है और रिफंड कस्टम्स के सिस्टम्स के द्वारा ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर के अकाउंट में जमा हो जाता है, उस रूल 96 में भी कुछ संशोधन किए गए हैं और ये सभी संशोधन 1 जुलाई 2017 की इफेक्ट से किए गए हैं।
रूल 96 के तहत रिफंड लेने की जो कंडीशंस है, जिसमें सब रूल 1 में क्लॉज ए है कि एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होना चाहिए, क्लॉज बी था कि फॉर्म GSTR 3 या फॉर्म GSTR 3B फाइल होना चाहिए। तो यह जो क्लॉज बी है इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। इसके बदले में अब लिखा है द एप्लीकेंट हैज़ फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B, क्योंकि अब फॉर्म GSTR 3 तो है नहीं, तो GSTR 3B फाइल करना है। लेकिन provided that if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in shipping bill and those furnished in statement of outward supply in form GSTR 1, यदि शिपिंग बिल में जो डिटेल्स दी है और GSTR 1 में जो डिटेल्स दी है उसमें मिसमैच होता है, तो उसके कारण से रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाता। ऐसे कई केसेस हैं। इस मिसमैच को दूर करने के लिए भी GST डिपार्टमेंट ने, कस्टम्स डिपार्टमेंट ने कई प्रोसीजर भी प्रिस्क्राइब की है। लेकिन यदि ऐसा मिसमैच हो तो क्या होगा, उसका भी ये प्रोविजो ऐड किया है। देन सच एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन सच डेट व्हेन सच मिसमैच इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड शिपिंग बिल इज रेक्टिफाइड बाय द एक्सपोर्टर। जब एक्सपोर्टर इस प्रकार के मिसमैच को रेक्टिफाई कर देगा, उसी दिन वह एप्लीकेशन फाइल की है ऐसा माना जाएगा और उसके 60 दिन में रिफंड दे दिया जाएगा। यदि 60 दिन में रिफंड नहीं दिया जाता है तो उसके बाद ही इंटरेस्ट दे होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह जो संशोधन किए गए हैं यह 1 जुलाई 2017 से किया गया है। तो पुराने केसेस में जहाँ पर मिसमैच के कारण से एक्सपोर्टर को रिफंड नहीं मिला है और अभी यदि रिफंड मिल जाता है, तब भी वह यदि मिसमैच दूर होने के 60 दिन में मिल जाए तो फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यदि मिसमैच दूर होने के 60 दिन से ज़्यादा डिले होता है, उसी केस में इंटरेस्ट दिया जाएगा। रूल 96 के अंदर वैसे तो एक्सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक चेक होके दे दिया जाता है, लेकिन सब रूल 4 में कुछ विशेष कारणों से, विशेष परिस्थितियों में रिफंड को विदहेल्ड भी कर दिया जा सकता है। इसमें जो क्लॉज ए और बी थे, ए के अंदर जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स के द्वारा रिक्वेस्ट प्राप्त हो तो वैसे केसेस के अंदर रिफंड विदहेल्ड किया जा सकता था, या कस्टम्स के प्रॉपर ऑफिसर को ये लगे कि जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वे कस्टम्स एक्ट के वायोलेशन से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तब भी इस प्रकार का रिफंड विदहेल्ड किया जा सकता था। अब इसमें यह क्लॉज सी और इंसर्ट कर दिया गया है। द कमिश्नर इन द बोर्ड और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड on the basis of data analysis and risk parameters is of the opinion that verification of credentials of the exporter, including the availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund in order to safeguard the interest of revenue। या तो जो बोर्ड के अंदर कमिश्नर है या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी है, जिन्हें रिस्क पैरामीटर्स और डेटा एनालिसिस के बेस पर ऐसा लगता है कि जो यह एक्सपोर्टर है उसकी क्रेडेंशियल्स चेक करना आवश्यक है, उसने जो ITC अवेल की है उसे चेक करना आवश्यक है, तो ऐसे केसेस में भी रिफंड विदहेल्ड किया जा सकता है। तो यह एक नया क्लॉज ऐड किया गया है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्लॉज ऐड करने से पहले भी इन्हीं डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर रिफंड विदहेल्ड किया जाता था। अब इसको यह स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दिया गया है। सब रूल 5, जिसमें यदि रिफंड विदहेल्ड कर दिया जाए क्लॉज 1 के अनुसार, तो उसमें कैसे इंटीमेशन देना वो बताया था। तो इस सब रूल 5 को ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रोविज़न ये नए सब रूल 5A के अंदर इंसर्ट कर ही दिए गए हैं। ये जो नया सब रूल 5A है उसके अनुसार वह रिफंड इज विदहेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज A और क्लॉज C ऑफ सब रूल 4। तो जहाँ पर डेटा एनालिसिस के बेसिस पर या रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर विदहेल्ड किया है, या सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स के कमिश्नर के रिक्वेस्ट पर विदहेल्ड किया है, तो वैसे केसेस में क्या किया जाएगा, सच क्लेम शैल बी ट्रांसमिटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज द केस में भी इलेक्ट्रॉनिकली। ऐसे केसेस में फिर वह क्लेम कस्टम्स का जो सिस्टम है उसके पास पड़ा रखने के बजाय उस क्लेम को सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स के अधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सिस्टम्स के द्वारा ही। इसमें टैक्स पेयर को कुछ भी करना नहीं है और
इसकी इंटीमेशन एक्सपोर्टर को इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पर दे दी जाएगी। और चाहे रूल 96 के अंदर या रूल 89 में जो दर्शाया है कि जहां पर पेमेंट करके एक्सपोर्ट हुआ है उसका ऑटोमेटिक रिफंड दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म GST RFD 01 जनरेट होगा उसे ही रिफंड की एप्लीकेशन मान ली जाएगी, और जो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स के ऑफिसर है जिनके पास इस प्रकार से यह रिफंड क्लेम ट्रांसमिट हो गया है, वह उसे एक नया रिफंड क्लेम मानकर उसे प्रोसेस करेंगे। यह सब रूल 5B जो सब रूल 4 के क्लॉज B के अंतर्गत कस्टम्स ऑफिसर ने यदि एक्सपोर्टेड गुड्स कस्टम्स एक्ट के वायोलेशन में एक्सपोर्ट हो रहे हैं ऐसा पाया हो तो उस केस में रिफंड को विदहेल्ड करने का प्रोविज़न था। तो वैसे केस में भी कस्टम ऑफिसर जो रिफंड की एप्लीकेशन है उसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर देंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स अधिकारी को, और फॉर्म GST RFD 01 सिस्टम के द्वारा ही जनरेट हो जाएगा और एक्सपोर्टर को भी इसकी इंटीमेशन दे दी जाएगी। इस प्रकार से जो फॉर्म GST RFD 01 जनरेट हो गया और यह कस्टम के सिस्टम में से प्रॉपर ऑफिसर के पास में रिफंड एप्लीकेशन ट्रांसमिट हो गई, उसे प्रॉपर ऑफिसर उसी प्रकार से प्रोसेस करेगा जैसे कि रूल 89 में फॉर्म GST RFD 01 में किसी टैक्स पेयर ने नई एप्लीकेशन की हो। तो इस प्रकार के ये प्रोविज़न करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि किसी भी कारण से कस्टम्स के अंदर जब रिफंड अटक जाता था तो अभी उसका कई बार सॉल्यूशन नहीं निकल पाता था और काफ़ी लंबे अरसे तक रिफंड क्लेम बिना प्रोसेस हुए पड़े रहता था। अब कम से कम उस प्रकार के जो रिफंड क्लेम हैं वे प्रॉपर ऑफिसर GST के, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर या स्टेट टैक्स के ऑफिसर के पास आ जाएंगे। वे एक्सपोर्टर की जेन्युइननेस, उनके डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस, ये सब चेक करके रिफंड क्लेम को प्रोसेस कर पाएंगे। ये सब रूल 6 और सब रूल 7 की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वह ऊपर सब रूल 5A, 5B, 5C के अंतर्गत इंसर्ट हो गए हैं। तो इन सब रूल 6 और सब रूल 7 को ओमिट कर दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।